एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार लोकसभा में बिल ला सकती है, जिसको लेकर के एक कमेटी भी गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बैनर तले। आखिर एक देश एक चुनाव अगर होते हैं तो क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, क्योंकि राजनीति का एक लंबा तजुर्बा है उनको और इस एक देश और एक चुनाव पर क्या फायदे क्या नुकसान हम जान लेते हैं। सर, एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपको है, तजुर्बा है। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव लाने की जो बिल लाने की कोशिश कर रही है, कैसा देखते हैं? ये देखिए, ये चर्चा तो पहले भी चली है। कई साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को उठाया था कि एक देश और एक चुनाव हो, और अब आज की जो घटना है उसमें एक कमेटी का जो गठन किया गया है और जिसके अध्यक्ष होंगे पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी। तो ये कमेटी मुझे लगता है कि क्योंकि इसमें संविधान की धाराएं भी बीच में हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या भूमिका होगी ये भी एक सवाल है, और फिर जो भी देश में अनेक राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, उनकी क्या सोच है। एक तो ये विषय है जिस पे बहुत व्यापक चर्चा की जरूरत है। दूसरा सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि जब हमें आज़ादी मिली तो हमारा देश विविधताओं का देश है। इसमें फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचा इसीलिए रखा गया कि पंजाब के अलग ट्रेडिशन हैं, बंगाल के अलग ट्रेडिशन है, अलग उनकी भाषा है, अलग उनकी सोच है, लेकिन फिर भी एक प्रयास किया गया था आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जिसमें सारे देश को इकट्ठा किया गया। और इकट्ठा करने में ये बात हुई कि देश की जो संविधान की आत्मा हो, द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और ये फेडरल स्ट्रक्चर इसीलिए रखा गया था कि कुछ चीज़ें राज्यों पे छोड़ दी जाएं और उनके पूर्ण अधिकार हों, चाहे वो राज चलाने का गवर्नेंस की बात है, चाहे वहाँ के कानून अपने वहाँ की लोकल आवश्यकताओं के मुताबिक कानून बनाने की बात, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये राज्य सरकारों पे हैं। तो चुनाव भी अब आपने जैसे शुरू किया, चुनाव भी अगर आज कोई चुनाव होता है और 2 साल बाद वो सरकार गिर जाती है और एक चुनाव और एक देश हो, तो फिर 3 साल क्या होएगा? तो इसलिए मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये संभव नहीं है। तो इस संभावना को कैसे निपटा जाए, कौन से ऐसे प्रोविजन है, कौन सी ऐसी धाराएं हैं जिन पे विचार किया जाए और हमारा संघीय ढांचा भी बरकरार रहे, और इलेक्शन में होने वाले जो खर्चे हैं उनमें भी अगर ऐसा होता है तो कमी आ जाए, कम हो जाए। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इलेक्शन के खर्चों की बात नहीं, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, आचार संहिता, वो भी पंचायत का इलेक्शन हो तब आचार संहिता, जिला परिषद का हो तब आचार संहिता, म्युनिसिपल कमेटी का हो तब आचार संहिता। इससे जो विकास के कार्य हैं वो रुक जाते हैं, उनकी गति कम हो जाती है, और जब गति कम हो जाती है तो विकास में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो जब एक और जिस तरह से 2019 का अगर आंकड़ा उठाते हैं तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए लोकसभा चुनाव में खर्च हुआ है। बीजेपी कहती है कि जो पैसा है वो भी बचेगा और जो विकास की गति वो भी नहीं रुकेगी। कांग्रेस ये तर्क देती है कि लगातार मोदी जो है प्रयोगशालाएं करते रहते हैं, अब एक और प्रयोग कर दिया है उन्होंने। देखिए, कांग्रेस और बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। संविधान की जो धाराएं हैं वो इस बात को इशारा करती है, दर्शाती हैं कि हम इतना बड़ा मुल्क जिसकी 140 करोड़ की आबादी हो, उसमें इतनी विभिन्नताएं हो, डाइवर्सिटी हो, और फिर भी हम एक मुल्क की तरह रहें,
तो उसमें आपको कुछ ना कुछ अधिकार राज्य सरकारों को देने पड़ते हैं। आप इसके पक्षधर हैं? पक्षधर, बिना पक्षधर की बात नहीं है। आप मेरी वोट मत डलवाओ। मैं आपको एक विचार बता रहा हूं, और विचार यही है कि हम संविधान के दायरे में रह के खर्चों को कैसे कम कर दें। हम जो संघीय अधिकार हैं राज्यों के, उन अधिकारों में कोई कमी ना आए, और राष्ट्र एक तौर पे कुछ ऐसे मुद्दों पे जो राष्ट्र स्तर के मुद्दे हैं, उन पे हम चुनावी, देखिए लोकसभा 89 में वीपी सिंह की सरकार बनी, उस समय से लेके 89 से लेके और 2014 तक इस देश में पार्लियामेंट त्रिकुंच रही है, वो किसी की भी मेजॉरिटी नहीं रही। इसलिए उस 24 साल का इतिहास देखो आप, तो कहीं ना कहीं ये आपको नजर आएगा कि विकास की गति कमजोर क्यों हुई। उसकी वजह ये थी कि पूर्ण अधिकार किसी पार्लियामेंट में किसी एक पार्टी को था नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें सारी, ये तब जब कोविंद जी इस मामले की जांच करेंगे, कमेटी कोई रिपोर्ट देगी, ये चीजें भी सामने रखनी पड़ेंगी। अच्छा चौधरी साहब, आपसे जो आपने ये ठीक कहा कि एक मेजोरिटी की जब सरकार आती है तो लगता है कि तानाशाही हो जाती है तमाम, जिस तरह आप देखते हो राजनीतिक। देखिए, ये देश कभी तानाशाही तो बर्दाश्त करेगा ही नहीं। ये प्रजातंत्र की लड़ाई में आप अगर हिसाब लगाएं तो 1100 साल के बाद ये देश आज़ाद हुआ है, और 1100 साल के देश की आज़ादी में जो आज आज़ादी का मतलब क्या? आज़ादी का मतलब तानाशाही नहीं, आज़ादी का मतलब हमारे अधिकार, हम उन अधिकारों के लिए स्वयं अपने फैसले लेते हैं, और ये देश कभी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। और इसीलिए एक लंबी लड़ाई में महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई, उसके ये परिणाम हैं, और परिणाम भी इसलिए हैं कि हम एक पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है। आपने देखा होगा कि आप अगर इतिहास के विद्यार्थी हो तो हमारे यहाँ गण थे। गण मतलब रिपब्लिक, आज जैसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये पुराने इतिहास है, आज से हजारों साल पहले भी लोग चुनते थे, चाहे हाथ खड़े करके उस जमाने में चुनते हो, वो चुनते थे अपने रिप्रेजेंटेटिव को। तो इसलिए अधिनायकवाद की जगह इस देश में नहीं हो सकती। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जो भी प्रयोगशालाएं की हैं, जैसा कांग्रेस कहती है, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, या अनेकों इस तरह से हैं। अब जो एक देश एक चुनाव की बात भी मोदी ने जिस तरह से केंद्र सरकार अब बिल लेके आने वाली है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। तो अगर हो जाता है इस तरह से, तो किस तरह का आप देखते हैं आगे का? मैंने बता दिया ना, आपने अगर जो शब्द इस्तेमाल किया है, इसके बड़े व्यापक वो है, इसकी व्याख्या करें तो अगर कभी मगर नहीं होता। हाँ, वो तो इसीलिए कहा कि संविधान की व्याख्या, संविधान में कौन से ऐसे प्रोविजन हैं और किस दिशा में ये देश जाए, इसके लिए ही ये कमेटी का गठन हुआ है। और आप ये मत सोचो कि अगर होए या मगर होए, इसकी रिपोर्ट तैयार करने में ही बहुत कुछ समय भी लगेगा, और बहुत क्या कुछ हो सकता है ये भी लगेगा। और फिर विपक्षी दल हैं, उनसे भी पूछा जाएगा। बड़े बड़े जो राजनीति में जिन्होंने संविधान को स्टडी किया है, बहुत बड़े बड़े संविधान के वकील हैं, बहुत बड़े बड़े इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, ये एक लंबी लड़ाई है, लंबी लड़ाई। और संविधान के तहत कौन सी ऐसी चीजें हैं जो देश में के हित में हो, प्रजातंत्र के हित में हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मस्ट स्टे ऑन, ये चीज। आज INDIA की बैठक भी मुंबई में हुई है, किस तरह से देखते हैं? अभी मेरे को उसका रिजल्ट नहीं पता लगा, जब परिणाम आ जाएंगे तो बता दूंगा। हरियाणा के चुनावों पर भी बात कर लेते हैं, हरियाणा की राजनीति पर, क्योंकि
हरियाणा से काफी आपसे सुनने को मिल सकता है, दर्शकों को भी। इस बार का चुनाव किस तरह से देखते हैं? बीजेपी के साथ हालांकि आप जुड़े हुए हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं, और क्या बीजेपी को सिंगल चुनाव लड़ना चाहिए या गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए, कैसा देखते हैं? मैं तो शुरू से कह रहा हूं, गठबंधन सिर्फ ये 5 साल एक स्थायी सरकार देने के लिए था, चुनावी गठबंधन नहीं है। और अगर चुनावी गठबंधन होता है तो मैं ये समझता हूं कि बीजेपी आज सक्षम है अकेला चुनाव लड़ने में, उनको कोई जरूरत नहीं। और चुनावी गठबंधन में जाते हैं तो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। पहले जिस तरह से 40 सीटें अगर हम कहें तो बीजेपी के खाते में आई हैं, तो 2024 में यदि गठबंधन में चुनाव होगा तो सीटें कम आएंगी या सरकार भी नहीं बनेगी? सीटें कम नहीं, सीटें जिस पार्टी ने 10 एमएलए दिए थे वो बीजेपी को हराने के नाम के उनके 10 एमएलए थे। और अब आप ये सोचो कि लोग उसी तरह उनको सोचते हैं कि ये, अब तो उल्टा सोचते हैं कि इन्होंने झूठ बोल के, धोखा दे के हमारे वोट ली और फिर बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। अब उनको अपनी वोट नहीं मिलनी, बीजेपी को क्या दिलवाएंगे? एक उचाना की लड़ाई काफी चल रही है कि दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि उचाना से मैं ही चुनाव लड़ूंगा, इस तरह की बातें। वो नहीं लड़ेगा चुनाव, आज मैं लिख के देता हूँ। गठबंधन में भी नहीं लड़ेगा और बिना गठबंधन में नहीं लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना बीजेपी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह को, जिन्होंने दुष्यंत पर एक तंज कसा है और कहा है कि वो उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे गठबंधन में हो चाहे वो अपनी पार्टी से लड़े। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।